हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डीबीटी प्रीवियस ईयर के डिटेल सॉल्यूशन का। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 2013 का सॉल्यूशन देख रहे हैं फ्रॉम क्लास 2013 का सॉल्यूशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया जिसके ऊपर पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर दिया है। आज का ये सेकंड सेशन होगा जिसमें पार्ट ए का रिमेनिंग क्वेश्चन में 26 से लेके 50 क्वेश्चन तक का डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। ये 2013 का रह गया। उसके अलावा मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है उसको लिंक आ रहा होगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर मेरा सेपरेट प्लेलिस्ट है डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के नाम से, उससे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 26 से 50 फ्रॉम 2013 का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट प्लेयोट्रॉपिक कॉलोनी स्मूथिंग फैक्टर इज। तो इन चारों में से प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट कौन शो करता है? तो सबसे पहले समझे प्लेयोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। प्लेयोट्रॉपिक का मतलब होता है कि मोर देन वन इफेक्ट, सिंगल जो फैक्टर है स्मूथिंग फैक्टर वो शोज मोर देन वन इफेक्ट। मोर देन वन इफेक्ट अगर शो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेयोट्रॉपिक। जैसे यहाँ पर ये आंसर होगा GCSF, ग्रेनुलोसाइट कॉनली स्मूथिंग फैक्टर। तो ये ग्रेनुलोसाइट को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स लाइक बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करता है। तो इस एक ही मल्टीपल फंक्शन शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लेयोट्रॉपिक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल विल माइग्रेट आफ्टर इंजरी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मैक्रोफेजेस जाएंगे, और जो न्यूरॉन और मैक्रोफेजेस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग माइक्रोग्लिया। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है फॉल्स है तो सिंगल, लेकिन वो बिहेव कर रहा है बाईपोलर की तरह। जैसे एक ही सोमर बॉडी से अगर दो तरफ न्यूरॉन बन जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे बाईपोलर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक से निकला एक तरफ बन रहा है यूनिपोलर और उसी से ब्रांचिंग हो गया दूसरा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो यूनिपोलर। तो ये एग्जाम्पल इसका होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन फॉर्म करते हैं। इसका आंसर होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। नेक्स्ट जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। जेनेटिक मैप फॉर 3 जीन ABC इज एज फॉलोज। AB इज 10 मैप यूनिट, BC इज 5 मैप यूनिट और AC इज 15 मैप यूनिट। जीनोटाइप ऑफ दिस वन परसेंटेज ऑफ गैमेट एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर जीनोटाइप है क्या? A, B, C और A कैपिटल B स्मॉल c। यस, ये जीन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप दिस वन परसेंटेज ऑफ गैमेट एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये गैमेट कैसे कितना परसेंटेज बने? तो ये गैमेट बनने, ये जीनोटाइप है, पेरेंट P1, ये पेरेंट P2, और इन दोनों से गैमेट जो आ रहा है कंबाइन करके वो क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ABC, कैपिटल ABC। ये तभी पॉसिबल है जब ये A इस B के साथ कंबाइन कर जाए, तो इसके लिए AB में क्रॉसिंग होना चाहिए, और ये B फिर ये कैपिटल C के साथ कंबाइन कर जाए, तो इसके लिए B और C में क्रॉसिंग होना चाहिए, यानी AB में क्रॉसिंग होगा के बीच में, और B और C के बीच में क्रॉसिंग होगा। ठीक है, तभी ये ABC बनेगा। तो यहाँ पर AB और BC के बीच में क्रॉसिंग होगा। तो AB का दिया हुआ 10 मैप यूनिट, AB के बीच में कितना है? 10 मैप यूनिट। 10 मैप यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, या 0.1%। इसको 10 से ये परसेंटेज में लिख सकते हैं, इसको 10% भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको 10% भी लिख सकते हैं। तो 10% को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.1। इसी तरीके से BC को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 मैप यूनिट।
तो इसको परसेंटेज कितना होगा 5%, और जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.05, ये वैल्यू। तो एक है 0.1 और दूसरा 0.05, तो 0.1 इंटू 0.05, तो ये वैल्यू कितना होगा 0.005। और इसको अब अगर हम लोग इस परसेंटेज में करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5%। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 0.5%। होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट आ रहे हैं मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाइड टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन मीन्स दैट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर मियोसिस में अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम सपोज ये है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म करेगा और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग। इसका वाला कुछ ग्रीन पोर्शन यहाँ आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर, इसके बीच में क्रॉसिंग और इसके बीच में क्रॉसिंग होने की वजह से अब कुछ ब्लू पोर्शन यहाँ चला जाएगा। अब ये मियोसिस 1 में दोनों पोल पर अटैच होंगे, मेटाफेज 1 में और एनाफेज 1 में ये पोल पर जाएंगे। उसका टेलोफेज में 1 में यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, उसका साइटोकाइनेसिस 1 होगा, डिवाइड कर जाएंगे। और उसके बाद सेकेंड मियोसिस में ये दोनों अटैच करेगा, ये दोनों अटैच करेंगे, ठीक है। और ये वाला सेपरेट होगा क्रोमेटिड। तो आंसर इसका होगा सी, एलील ऑफ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन होमोलोगस सेपरेट इन मियोसिस 1। यस, होमोलोगस का सेपरेशन मियोसिस 1 में हो रहा है। होमोलोगस का मतलब ये वाला अलग और ये वाला अलग हो गया। और व्हेन क्रोमेटिड सेपरेट इन मियोसिस 2, क्रोमेटिड का मतलब ये दोनों अब सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड फ्रॉम मियोसिस सेकेंड में। ये ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इन ब्रेन इज यूज टू डायग्नोज फॉर द रैबिस। रैबिस के वायरसेस यहाँ पर चले गए ब्रेन में, उसके लिए हम लोग करते हैं नेगरी बॉडीज का टेस्ट, नेगरी बॉडी, ये ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following type of cell is most characteristic component of early stage of acute inflammatory reaction? That is called neutrophils. Neutrophils early stage में acute inflammatory reaction में इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। Competitive inhibitor of an enzyme by competition. Competitive inhibitor can be overcome by simply. तो competitive inhibition जो हो रहा है एंजाइम में by competitive inhibitor overcome कर सकता है if substrate concentration को increase कर दे। सिंपल, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बहुत आइडेंटिकल होते हैं। एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है किसके साथ बाइंड करें, तो अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें तो इनहिबिटर इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, अदर देन इंक्रीज इन द कैपिटल कॉस्ट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल बी लॉस ऑफ द एक्टिविटी इन द प्रोडक्ट और फंक्शन एट ईच स्टेप इज क्यूमुलेटिव। यस, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, अप स्ट्रीम का मतलब होता है क्लोनिंग वगैरह, क्लोनिंग ऑफ जीन, और डाउन स्ट्रीम में होता है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड इट्स प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड में क्या हो रहा है कि प्यूरिफाई बैकग्राउंड तो रिमूव हो रहा है, बैकग्राउंड रिमूव होता है, अनवांटेड प्रोटीन रिमूव कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा साथ साथ कुछ वांटेड या प्रोटीन जो प्यूरिफाई करना चाहते हैं, वांटेड प्रोटीन का भी या प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का भी लॉस होता है, लेकिन इनका लॉस कम होता है। लेकिन हर एक स्टेप जितना इंक्रीज़ करेंगे लॉस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। जिस प्रोटीन में हम लोग इंटरेस्टेड उसका भी लॉस होगा, तो इसका कम्युलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव, यानी लॉस ऑफ एक्टिविटी एंड फंक्शन एट ईच स्टेप इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ऐड ऑन हो रहा है, वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। नेक्स्ट आ रही, इवन दो मैनी थेरेप्यूटिक प्रोटीन रिक्वायर्स ओनली 95% ऑफ प्यूरिटी, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑफन टेस्टेड फॉर माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक कंटामिनेंट, such contaminants such as endotoxin in a pharmaceutical protein product is example of critical impurity। ये क्रिटिकल इम्प्योरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल है, अगर इसको नहीं हटाया तो इसको ह्यूमन यूज़ के लिए ये सही नहीं है। इसका परसेंटेज भले ही बहुत कम है, लेकिन ये अगर ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर चला गया, जैसे एंडोटॉक्सिन, ये बैक्टीरिया से आएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, तो कम रहते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इम्प्योरिटी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे, वॉटेक्सिंग इन द स्टार्ट रिएक्टर टैंक कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग।
यस, बैफल। बैफल क्या होता है? ये बैफल एक इस तरह का फैन का स्ट्रक्चर है, जब रोटेट होता है को रोटेट करेगा, जिसकी वजह से वॉर्टेक्सिंग और मिक्सिंग होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम? किसी भी रिएक्शन सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है के विच इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं n पावर n, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो सकता है n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगा जब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी जब जीरो का रिएक्शन है। तो जब 0 हो गया इसकी वैल्यू, तो ये किसी में भी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी r इज इक्वल टू k। तो जब दोनों का वैल्यू सेम हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन सेम तभी होगा जब s के ऊपर जो पावर है वो 0 हो जाए, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है एंजाइम रिएक्शन। इफ द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलीग्राम टू 2 मिलीग्राम, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा वो देखते हैं। एंजाइम डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, विल बी डबल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। E प्लस एस कंबाइन करके ES फॉर्म किया और ये E प्लस P फॉर्म किया। तो यहाँ पर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन Km का वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, Km रिमेन सेम, क्योंकि Km डिपेंड करता है कि कितना वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ Vmax हो जाए, इस पर ये एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, ये एंजाइम की इंटरनल प्रॉपर्टी या क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो Km विल रिमेन सेम एंड Vmax changes, but Vmax will be more. Yes, option third is correct. Next, which of the following receptors perceive blue light? Cryptochrome blue light को रिसीव करता है। Parasitic shellfish poisoning (PSP) is caused by consumption of monocyl shellfish contaminated with dinoflagellates। उसमें भी सेक्सोटॉक्सिन, dinoflagellates जो होता है गाइनोलेक्स, वो सेक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोटीन होता है जो कि शेल फिश में चला जाता है, क्योंकि शेल फिश इस डायनोफ्लैजेलेट को खाते हैं, और अगर इस शेल फिश को ह्यूमन ने खा लिया तो ह्यूमन के अंदर में पैरालिसिस हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गोनेट इनहिबिटिंग हार्मोन GIH इन क्रस्टेशियन इज साइनस ग्लैंड। ये वाला, ये बी ऑप्शन होगा करेक्ट। साइनस ग्लैंड क्या होता है? साइनस ग्लैंड के अंदर में एक्स ऑर्गन होते हैं, और एक्स ऑर्गन बेसिकली ये गोनेड इनहिबिटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होगा? ग्लैंड में, साइनस ग्लैंड में। द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप फाउंड इन बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। तो डिस्टेंटली रिलेटेड, ये कार्टिलेजिनस और ये बोनी है, ये डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन टाइप के रहते हैं उसको बोलते हैं IgM, जो कि प्राइमरी इम्यून है। जब फर्स्ट टाइम को इन्फेक्ट किया तब सबसे पहले IgM आता है और ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन IgD, E, G ये मेमोरी, जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तब ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं भोपाल डिजास्टर बाई विच हजार्डियस सब्सटेंसेस टॉक्सिसिटी ऑफ इट गेट इंक्रीज? मिसाइल आइसोथ्रियोसाइड, ये तो बहुत कॉमन है, ए ऑप्शन। Which of the following microorganism can be effectively used for biocontrol agent? Biocontrol agent में हम लोग एक जो Bacillus thuringiensis, BT cotton भी, जो BT cotton में डाला हुआ, बहुत फेमस। तो Bacillus thuringiensis ये बैसिलस है, बैक्टीरिया है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्लांट के अंदर रखा हुआ लीफ में, और जब कोई कैटरपिलर या कोई ये कॉटन वॉर्म उसके ऊपर फीड करते हैं तो बैसिलस उनके गट में चला जाता है उस इंसेक्ट के, और उनको किल कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, CO2 सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं
सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और डीएनए। यहाँ पर सीक्वेंस सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा और सीक्वेंस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फोल्ड करेगा, यानी स्ट्रक्चर शो करेगा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर फॉर 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से वो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन। प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो एमाइनो एसिड लिंक्ड होगा लीनियर चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यूनिक फंक्शन करता है। तो आंसर होगा ए। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज नॉट यूज टू ड्राइव। इसका आंसर मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इसका आंसर HMM बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल सॉल्यूशन मुझे रीज़न नहीं मालूम, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन 48 और 47 तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। RM 49 अमंग द डिफरेंट अमाइनो एसिड साइड चेन इन प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर माइट फॉर्म साइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH या फिर एमाइन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो चाहिए, या तो नेगेटिवली चार्ज हो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या पोलर हो। तो साइड चेन में अगर कभी भी ये तीनों रहें, पोलर मॉलिक्यूल या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो इनको चेक कर लेते हैं। वेलिन नॉन पोलर है तो ये तो नहीं फॉर्म करेगा, ग्लूटामिक एसिड पोलर है तो ये कर सकता है, लेकिन वेलिन और ग्लूटामिक नहीं होगा। तो हम लोग को पोलर पोलर या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये ढूंढना है। एलानिन फिर नॉन पोलर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नॉन पोलर है। एस्पाराजिन यस, इसके साइड चेन में CONH2 है और सेरीन में OH है, यस ये दोनों आपस में कर सकते हैं। एक में नेगेटिव चार्ज होगा और एक में पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा सी। प्रोलीन यहाँ पर नहीं, ये नॉन पोलर है, लाइसिन में पोलर है तो ये नॉन पोलर पोलर के साथ नहीं, तो सिर्फ CO में चलता। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इफ प्रोटीन इज नोन टू बाइंड कैल्शियम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन कैल्शियम बाइंडिंग। तो कैल्शियम में पॉजिटिवली चार्ज और बाकी जो एमाइनो एसिड है ये सब है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में एस्पार्टिक एसिड के पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लाइसिन में एमाइन ग्रुप है, प्रोलीन में यहाँ पर ये दोनों नॉन पोलर है तो ये पॉजिटिव तो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं कर सकते, कैल्शियम पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरेक्शन होगा, यानी कार्बोक्सिलिक अगर ये जो कैल्शियम है वो बाइंड करेगा एस्पार्टिक एसिड के साथ। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ में मैंने पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को कर दिया एक्सेप्ट दिस 47 एंड 48, नहीं 47 एंड 48 बिकॉज दिस इज फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे पार्ट बी को फ्रॉम 2013 इससे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।